हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इस चैप्टर को आप लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक में पढ़ रहे हैं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स इसे कॉस्ट अकाउंटेंसी की बुक में मटेरियल कॉस्ट या फिर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के नाम से पढ़ रहे हों। ये चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में भी होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसे इकोनॉमिक्स की बुक में भी रखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे, देन कॉन्सेप्ट एंड देन हम इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट दिख रहा है, जहाँ पर जो पहला वर्ड है इन्वेंट्री, इसका मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक ऑफ गुड्स। अब स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होता है सर? ये स्टॉक ऑफ गुड्स का मतलब है कि जो आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपके लिए जो स्टॉक ऑफ गुड्स है वो क्या होगा? मटेरियल होगा। इट्स मीन्स जो गुड्स है आपका वो क्या कहलाएगा? मटेरियल होगा। और अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है, जिस गुड्स को आप लेकर आते हैं, इट मीन्स जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका, जिसमें आप डील करते हैं, जिसमें आप ट्रेड करते हैं, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपके लिए गुड्स क्या हुआ? मटेरियल। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, जिसको मार्केट में आप कस्टमर को डायरेक्टली सेल करते हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका गुड्स कहलाएगा। तो अब आगे बात आती है कि सर इसका मैनेजमेंट जरूरी क्यों है? इन्वेंट्री का मैनेजमेंट जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इसका एक मेजर पोर्शन करंट असेट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। अगर करंट असेट्स में कुछ थोड़ा सा भी चेंजेस होता है, उतार चढ़ाव होगा, तो इसका असर हमारे पूरे बिजनेस पे पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना तो हमारे पास इन्वेंट्री ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही इन्वेंट्री कम होनी चाहिए। अगर इन्वेंट्री एक्सेस में रहती है तो भी हमें नुकसान है, और अगर इन्वेंट्री हमारी शॉर्टेज में रहती है तो भी हमें नुकसान है। इसको मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास इन्वेंट्री एक्सेस में रहता है तो मुझे क्या नुकसान है? सपोज दैट मैंने मेरी जेब से लगाए 4 लाख रुपए धंधे में। कितना लगाया? 4 लाख। पहले साल मैंने 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। रिक्वायरमेंट थी मुझे पूरे साल भर में 4 लाख के सामान की, तो मैंने क्या किया? 4 लाख का सामान लगा दिया। वो इजीली सेल हो जाएगा। या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है मेरी, तो मैं जो गुड्स लेके आ रहा हूँ 4 लाख का, उससे मैन्युफैक्चरिंग करके उसको मैं सेल कर पाऊंगा इजीली। बट सपोज दैट नेक्स्ट ईयर, मान लो अगले साल में मैंने सोचा कि इस बार 5 लाख का सामान चाहिए, और मैं ले आया कितने का? 5 लाख का रिक्वायरमेंट था मान लो नेक्स्ट ईयर, और मैं ले आया 6 लाख का। मैं कितने का ले आया? 6 लाख का सामान ले आया। तो हुआ क्या? जो 1 लाख का एक्स्ट्रा सामान लेकर आ रहा हूं मैं, इस पर आपकी कॉस्ट क्या हो रही है? अराइज हो रही है। कौन सी कॉस्ट आएगी? इंटरेस्ट की कॉस्ट। इट मींस फाइनेंशियल कॉस्ट क्या हो रही है? अराइज हो रही है। कि अगर वो सामान से आपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, इट मींस मार्केट में डिमांड नहीं थी आपके सामान की, तो आपने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, और मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी तो मटेरियल आपका पड़ा रहेगा। सिंपल सी बात है। और जब मटेरियल स्टोर में पड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज फंड को शो कर रहा है। वो आपका 1 लाख रुपए का सामान पड़ा हुआ है, जिस पर आपको किसका नुकसान हो रहा है? ब्याज का नुकसान हो रहा है। तो ये सिंपल सी बात है कि भैया आपका बिजनेस अगर ग्रो कर रहा था, 4 लाख का पहले साल में आपने खरीदा, दूसरे साल में आपने जरूरत थी 5 लाख की, बट आपने 6 लाख का खरीद लिया, मतलब 1 लाख का सामान एक्स्ट्रा खरीद लिया, तो वो पड़ा पड़ा क्या हो रहा है? आपका ब्लॉकेज फंड हो रहा है। तो उससे में आपको ब्याज का नुकसान हो रहा है। हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो कि सर अगर ये पैसा हमारा ना हो के दूसरे का होता तो? भैया अगर ये पैसा दूसरे का होता ना तो भी उसको ब्याज तो चुकाना पड़ता ना। अब माल ही नहीं बिकेगा तो ब्याज कहां से चुकाओगे? सिंपल सी बात है। इसलिए एक्सेस में नहीं रहना चाहिए हमारे पास स्टॉक। और एक रीज़न इसका ये भी हो सकता है, अधिक एक्सेस में हमें सामान नहीं रखना चाहिए। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि सपोज दैट मान लो कोई पेरिशेबल आइटम है, अगर आपने ज़्यादा भर लिया गोडाउन के अंदर या स्टोर में, तो वो क्या हो जाएगा? खराब होने लग जाएगा। सिंपल सी बात है। इसलिए हमें सामान को एक्सेस में नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम शॉर्टेज में कि सर शॉर्टेज में क्या दिक्कत है अगर सामान की कमी होगी तो? देखो सिंपल सी बात है, अगर शॉर्टेज होगी ना सामान की तो आपकी लेबर फ्री बैठी रहेगी। लेबर बोलेगी सर सामान ही नहीं है, काम कहाँ से करें? सामान ला के दो तो मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेंगे। तो इससे आपकी आइडल टाइम की कॉस्ट क्या होगी? अराइज होगी। आइडल टाइम का मतलब होता है खाली समय। अब खाली समय मतलब जो लोग लेबर लोग हैं फ्री में बैठे हैं, मतलब फ्री फंड में बैठे हुए हैं, वो कोई काम ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि माल की शॉर्टेज है। माल होगा तो काम करेंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? आइडल टाइम का, खाली समय का भी पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेबर से आप रेट पहले से फिक्स रखते हो। भाई आप उनसे काम कराओ मत कराओ, सारे दिन अगर बैठे रहेंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। इसलिए सामान का
अधिक होना भी नुकसान है और कम होना भी नुकसान है। तो सर हमें कितना इन्वेंट्री मैनेज करना चाहिए? हमें इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहिए एवरेज, ना तो ज़्यादा हो ना कम हो। अब इस एवरेज को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि हमें एवरेज इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहिए, मंगवाना कितना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल से अब समझने जा रहे हैं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। इट मीन्स यहाँ पर ये चैप्टर मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे पढ़ा रहा हूँ। और आप लोगों को मालूम है कि 3 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, दैट इज पहला है मटेरियल कॉस्ट। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो मटेरियल लगता है, उसकी कॉस्ट आती है, वही सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद वैसे होता है सेकंड नंबर पे लेबर कॉस्ट और थर्ड नंबर पे आता है हमारा ओवरहेड्स। तो हम बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मटेरियल कॉस्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, मटेरियल ना ज़्यादा हो ना कम हो, तो मटेरियल कॉस्ट में क्या होगा सर फिर? अब मटेरियल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो मटेरियल कॉस्ट में 2 तरह की कॉस्ट हो सकती है। कौन कौन सी? पहले नंबर पे जो कॉस्ट होगी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट, इट मीन्स बाइंग कॉस्ट, इट मीन्स परचेज कॉस्ट। जो इसकी परचेज की कॉस्ट होगी, मतलब दुकान वाले ने जितने में आपको ये सामान दिया है ना, दुकान वाले ने जितने में आपको ये सामान दिया, इट मीन्स आप दुकान वाले के पास गए और बोला भैया मेरे को 100 किलोग्राम सामान चाहिए। अब वो आपको 1 किलोग्राम की रेट बताएगा और रेट बताने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर देगा कितने से? जितना सामान आप लोगे, तो वो क्या बन जाएगी? उसकी कॉस्ट बन जाएगी। जितना सामान आपको खरीदना है उसको पेमेंट करोगे, वो आपकी परचेज कॉस्ट है। अब इस परचेज कॉस्ट के साथ कुछ एसोसिएटेड कॉस्ट भी होती है। वो कौन सी होती है मटेरियल कॉस्ट में? वो होती है रिलेटेड कॉस्ट। इससे रिलेटेड या एसोसिएटेड कॉस्ट कौन कौन सी होती है सर? वो 2 तरीके की होती है। एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी होती है कैरिंग कॉस्ट। अब इनको हम समझते हैं एक बार। क्यों? क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनता है। बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। मैं फॉर्मूले भी आपको लिखवा दूंगा। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा हमें थ्योरी नहीं पढ़ना है, ये बेसिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर फॉर्मूले लिखाओ काम खत्म करो, देखो फॉर्मूले लिखवाऊंगा, उससे क्या होगा कि आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है, फॉर्मूले भी कराऊंगा बट एक बार इनको बेसिकली मैं समझा देता हूँ क्या होता है, देन आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट का बेसिक मीनिंग मैं आपको बता दूं कि जब आप सामान को ऑर्डर करते हैं मंगवाने के लिए, सप्लायर को जब बोलते हैं कि सर हमें सामान चाहिए, तो क्या होगा, वहां से जो सप्लायर है आपका सामान भेजेगा, मतलब सामान को ऑर्डर करने से लेकर के और आपके फैक्ट्री तक, आपके स्टोर रूम तक आने का जो है, आपके स्टोर रूम तक का आने का जो खर्चा लगेगा सारा का सारा, वो क्या कहलाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, मैं वापस बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। सामान के लिए आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद आपका सामान आ रहा है, स्टोर रूम तक आने का जो भी खर्चा लगेगा सारा क्या कहलाएगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर इसमें क्या क्या हो सकता है? तो मैं आपको एक यहाँ पे बताता हूँ डायग्राम के द्वारा। यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, उसके द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। तो प्रोसेस क्या है, ध्यान से देखना। सपोज दैट कि स्टॉक कीपर को लगा कि सामान नहीं है, सामान का ऑर्डर करना चाहिए हमें। तो स्टोर कीपर ने क्या किया? स्टोर कीपर ने सामान का ऑर्डर करने के लिए किसको बोला? परचेज डिपार्टमेंट को, क्योंकि ऑर्डर तो कौन करेगा? परचेज डिपार्टमेंट करेगा। तो परचेज डिपार्टमेंट में परचेज मैनेजर, कौन? परचेज मैनेजर। अब परचेज मैनेजर क्या करेगा? सप्लायर को कॉल लगाएगा और उसको कोटेशन भेजेगा। अब कोटेशन बनाने में जो प्रिंटिंग का, पोस्टेज का खर्चा आता है, वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है? आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। सिंपल सी बात है भैया, आप कोटेशन बनाओगे, उसको प्रिंट करोगे, फिर आप सप्लायर को भेजोगे, ठीक है, कि सर हमें इस तरह की, इस वैरायटी का इतनी क्वांटिटी और इतनी क्वालिटी का माल हमें चाहिए। तो वो सब चीज़ें आप कोटेशन में मेंशन करोगे। अगर आपका कोटेशन उसके अकॉर्डिंग मैच हो जाता है या आपकी डील फाइनल होती है, तो वो आपका ऑर्डर क्या कर देगा? मतलब फाइनल कर देगा डील को। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परचेज डिपार्टमेंट कोटेशन भेजेगा सप्लायर को, तो वो जो कॉस्ट आएगी ना कोटेशन की, वो भी आपकी कौन सी कॉस्ट होगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। तो क्या किया इसने? सप्लायर को भेजा। अब सप्लायर क्या करेगा? सप्लायर, अगर आपकी डील फाइनल होती है तो सप्लायर उस सामान को लोड करवा के ट्रक के द्वारा, जो भी ट्रांसपोर्ट मीन्स होगा, जो भी ट्रांसपोर्ट का मीन होगा, उसके द्वारा आपके सामान को भेज देगा। अपन ने माना यहाँ ट्रक से अपना सामान आ रहा है, ट्रक से जो सामान आ रहा है तो उसके ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लग रही है आपकी। अब जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लग रही है आपकी,
वो भी कॉस्ट कौन सी है आपकी, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब यहाँ जब आपके पास सामान आ जाएगा और सामान आने के बाद रिसीविंग डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा, रिसीविंग डिपार्टमेंट उसको रिसीव करेगा सामान को। अब जब रिसीविंग डिपार्टमेंट सामान को रिसीव करेगा तो उस टाइम वो इंस्पेक्शन करेगा, उसका निरीक्षण करेगा कि जिस तरह का क्वालिटी और क्वांटिटी का हमने सामान मंगवाया था क्या उसी तरह की क्वालिटी या क्वांटिटी का सामान है। अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है वो सप्लायर को कॉल लगाएगा, और अगर उसने क्वालिफाई कर दिया जैसा उन्होंने मंगवाया था वैसा ही सामान है तो फिर सिंपल सी बात है वो स्टोर कीपर को सामान क्या कर देगा, आगे भेज देगा। कौन, रिसीविंग डिपार्टमेंट। तो रिसीविंग डिपार्टमेंट ने जो इंस्पेक्शन किया वहाँ जो कॉस्ट आ रही है इंस्पेक्शन की वो भी कौन किसका पार्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का। तो मैंने आपको बेसिकली क्या क्या बताया, ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर कोटेशन का खर्चा हो सकता है जिसमें आपका प्रिंटिंग पोस्टेज का खर्चा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा जो भी व्हीकल सामान लेकर आ रहा है आपका, और इसके अलावा आपका इन्वेस्टिगेशन निरीक्षण का खर्चा हो जाएगा आपका, इसमें इंस्पेक्शन का खर्चा हो जाएगा, इंस्पेक्शन का खर्चा। तो इंस्पेक्शन का जो खर्चा होगा आपका वो सारा का सारा खर्चा ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से टोटली ये सामान फिर किसको भेज दिया जाता है, स्टोर कीपर को भेज दिया जाता है। अब यहाँ तक की जो कॉस्ट अराइज होती है सारी की सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाती है। इसको मैं एक न्यूमेरिकल से आपको समझाऊंगा, बेसिक एक एग्जांपल क्रिएट करके, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो जाना है। अब बात करते हैं हम कैरिंग कॉस्ट की। अब कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग कॉस्ट शुरू होती है स्टोर कीपर से, मतलब जहां स्टोर कीपर उस सामान को स्टोर करेगा ना, गोडाउन में सामान को जहां वो रखेगा वहां पर उसकी कैरी करने की, उसको संभालने की लागत आएगी। सपोज दैट अगर सामान ज़्यादा है तो कैरी करने का खर्चा ज़्यादा होगा, अगर सामान कम है तो कैरी करने का खर्चा कम होगा। अब कैरिंग कॉस्ट डिपेंड करती है उसके प्राइस के ऊपर। अगर आपका सामान कुछ बड़े लेवल का है, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है आपके सामान की, तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ये उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके सामान की वैल्यू कम है तो उसकी कैरिंग कॉस्ट कम आएगी। दूसरा ये डिपेंड क्वांटिटी के ऊपर भी करता है, अगर ज़्यादा सामान होगा तो कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी, सिंपल सी बात है। और अगर आपका सामान कम होगा तो आपकी कैरिंग कॉस्ट कम आएगी। तो दोनों बातों पर डिपेंड करता है। कैलकुलेशन में हम इसकी वैल्यू के आधार पे इसको देखेंगे और इसको समझने के कंसेप्ट से, मतलब जितना ज़्यादा सामान होगा उतना बड़ा हमें गोडाउन लेना पड़ेगा तो उसका रेंट भी ज़्यादा होगा, और अगर जितना कम सामान होगा हमें छोटा गोडाउन लेके रेंट भी कम पे करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ये क्या हुआ, कैरिंग कॉस्ट। इसको भी मैं एक न्यूमेरिकल से आपको समझा दूंगा, एक न्यूमेरिकल लूंगा सिंपल सा जिसमें दोनों आ जाएंगे। तो देखो मैं न्यूमेरिकल से आपको इसको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल मान लो, देखो सामने वाली पार्टी जो भी ऑर्डर करती है ना उसको ये पता रहता है कि मुझे 12 महीने में कितना सामान चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, उसको ये भी पता रहता है कि मैं सामान अगर मंगवा रहा हूं तो गाड़ी वाला कितना भाड़ा लेगा, कॉस्ट जो कोटेशन में मंगवा रहा हूं उसका प्रिंटिंग पोस्टेज का क्या खर्चा आएगा। इट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट का उसको पता रहता है कि मैं अगर ऑर्डर करूंगा एक बार तो मेरा कितना खर्चा आएगा, सिंपल सी बात है। कैरी करने का उसको ये भी पता है कि मैं उसको अगर कैरी करूंगा सामान को तो मुझे कितना रेंट देना पड़ेगा, ठीक है, और या फिर मैं कहूँ कि मुझे कैरी करने में कितना ब्याज का नुकसान होगा, इंटरेस्ट की कॉस्ट लगनी है मेरी। क्यों, क्योंकि भाई आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा ना सामान में अगर नहीं बिक पाया तो वो, ठीक है, अगर वो रखा रहेगा तो इंटरेस्ट भी तो लगेगा। अगर उस पैसे को आप मार्केट में चलाते हैं, मान लो जितने का स्टॉक आपने भर लिया तो कैरी कर रहे हो उसको बिना मतलब से, अगर वो आपका सामान नहीं बिक पा रहा है तो वहाँ पे ब्याज का भी नुकसान हो रहा है आपको। तो ये चीज़ें बेसिकली मैन्युफैक्चरर को पता होती है। इट मीन्स उसको ये पता रहती है कि उसकी साल भर की डिमांड कितनी है, इट मीन्स आर, इट मीन्स रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये कहलाता है हमारा रिक्वायरमेंट। एनुअल डिमांड बोल दो या एनुअल रिक्वायरमेंट बोल दो। तो मान लो इस एग्जाम्पल में मैंने बोला 1000 यूनिट्स रिक्वायर्ड है, कितनी, 1000 यूनिट्स, ठीक है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट मान लो हमारी है 100 रुपया पर ऑर्डर। मतलब आप अगर एक बार ऑर्डर प्लेस करते हो ना तो 100 रुपये लग जाएगा, जिसमें आपका कोटेशन भी आ गया, ट्रांसपोर्ट भी आ गया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आ गया, सिंपल सी बात है, और इंस्पेक्शन का खर्चा भी आपका आ गया है। और इसके बाद अगर अपन बात करें कैरिंग कॉस्ट की, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी लग जानी है, जो कैरिंग कॉस्ट होगी मान लो 5 रुपया है। कैरिंग कॉस्ट डिपेंड करेगी पर यूनिट के ऊपर कि आपकी यूनिट कितनी है, ठीक है, पर यूनिट पर ईयर। पूरे साल भर अगर वो सामान रखा रहे तो सर, मान लो आप जो सामान लेकर आ रहे हो पूरे साल भर नहीं बिका, वो रखा रहता है तो उसको संभालने की लागत पूरे साल भर की आएगी। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर होती है। इट मीन्स यहां पर ये 5 रुपया पर यूनिट पर ईयर है।
क्लियर? अब इसको आगे समझते हैं अपन। ध्यान से देखो, यहां पर मैं इसको कुछ केसेस बना रहा हूं 4-5, जिससे आपको कंसेप्ट में और बढ़िया तरीके से क्लैरिटी आएगी। यहां मैंने लिखा केसेस, यहां मैंने लिखा ऑर्डर साइज, यहां मैंने लिखा नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यहां मैंने लिखा ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्लियर? इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं कैरिंग कॉस्ट। लेकिन कैरिंग कॉस्ट लिखने से पहले ऐसा करता हूं, मैं आप लोगों को ऑर्डरिंग कॉस्ट समझा देता हूं, उसके बाद कैरिंग कॉस्ट पे आएंगे। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इजीली समझ आएगा आप लोगों को। तो यहां पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मान लो फर्स्ट केस है, सेकंड केस हो गया ये मान लो थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 5 केस ले लेते हैं, ठीक है? मान लो 1000 यूनिट मेरे को रिक्वायर्ड है और ऑर्डर भी मैं 1000 का ही कर देता हूं। मेरे से किसी ने कहा मान लो कि भैया अगर आपको 1000 चाहिए ना तो आप 1000 ही मंगवा लो एक बार में, बार बार का झंझट खत्म करो, एक ही बार में मंगवा लो सारा सामान। इट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हुए? 1 हुआ, 1 टाइम में मंगवा लिया मैंने सारा सामान, ठीक है? मान लो अगर कोई मेरे से कहता है कि नहीं 2 बार मंगवा लेना, क्या दिक्कत है? आपको 12 महीने में 1000 चाहिए ना, तो 500 के 2 ऑर्डर कर देना प्लीज। तो मतलब मैंने ऑर्डर किया एक बार में 500 का, तो ऑर्डर साइज क्या हुआ मेरा? 500। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर करने पड़ रहे हैं मेरे को? 2। किसी ने मेरे से कहा क्वार्टरली मंगवा लेना सामान। इट मीन सर क्वार्टरली मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि 4-4 महीने के अंदर ऑर्डर कर देना, सॉरी 3-3 महीने के अंदर ऑर्डर कर देना 4 बार, 3-3 महीने के अंदर क्या कर देना? ऑर्डर कर देना। कितनी बार? 4 बार। तो क्योंकि एक क्वार्टर के अंदर कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ हमें क्या करना है, मान लो मैं 250 के ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है 12 महीने की? 1000 की। तो 250 का ऑर्डर प्लेस कर दूंगा 1 टाइम में। तो क्वार्टरली में 4 ऑर्डर, हर क्वार्टर पे मैं, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो 4 बार ऑर्डर प्लेस करके मैं ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं, मान लो किसी ने मेरे से कहा कि 200-200 करके कितनी बार मंगवा लो? 5 बार मंगवा लो आप। एक बार 200 का ऑर्डर करना, फिर 200 का करना, फिर 200 का करना। इससे आपको क्या होगा? ज़्यादा स्टॉक में भी नहीं रखना पड़ेगा सामान, ठीक है? एक भाई था, उसने मेरे से ऐसे कहा कि सर ऐसा करो, आप ना 100 यूनिट्स मंगवाओ बस सर, 100 का ऑर्डर करना सर 10 टाइम, कोई दिक्कत नहीं, 1000 मंगवा लेना आप। मैंने बोला ठीक है भाई, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी अपनी। अगर मैं एक ऑर्डर करता हूँ तो मेरा एक ऑर्डर करने पे खर्चा कितना आ रहा है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आ रहा है? 100 रुपए का, सिंपल सी बात है। तो ध्यान से देखो, एक ऑर्डर करने पे मेरा खर्चा आ रहा है 100 का, 2 ऑर्डर करूंगा तो 200 का खर्चा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 4 ऑर्डर करूंगा तो 400 रुपए का खर्चा हो जाएगा, 5 ऑर्डर करूंगा तो 500 का खर्चा हो जाएगा। सर अगर आप 10 ऑर्डर करेंगे तो सिंपल सी बात है भाई, 1000 रुपए का खर्चा हो जाएगा। क्लियर? अब हम आते हैं कैरिंग कॉस्ट पे। किस पे आते हैं? कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो कैरिंग कॉस्ट, ध्यान से देखना और समझना इसको। कैरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो कैरी कितना सामान करोगे, पहले आपको यह पता होना चाहिए। सर आप 1000 मंगवा रहे हो तो 1000 कैरी करोगे, सिंपल सी बात है, ऐसा ही आ रहा है ना दिमाग में। सर आप अगर 500 मंगवा रहे हो तो 500 कैरी करोगे। सर आप अगर 250 मंगवा रहे हो तो 250 कैरी करोगे। सर आपने अगर 200 मंगवाई तो 200 कैरी करोगे। नहीं सर आपने अगर 100 मंगवाई ना तो 100 कैरी करनी पड़ेगी। ऐसा दिमाग में आप लोगों के आ रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। तो क्या है फिर? ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। ये क्या है फिर सर? मान लो मैंने 1000 का ऑर्डर किया, समझना इसको ध्यान से देखो। मैंने 1000 का ऑर्डर कर दिया 1 टाइम में, सारा आ जाएगा एक बार में सामान। गाड़ी वाला आया और सामान को उतार दिया गाड़ी वाले ने।
और मैंने क्या किया, इट मीन्स मान लो मैं रिसीविंग डिपार्टमेंट हूं और मैंने क्या किया, उस सामान को स्टोर कीपर तक पहुंचा दिया चेक करके। तो अब स्टोर कीपर क्या करेगा, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सामान को फैक्ट्री में भेजेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सिंपल सी बात है भाई। हम जो ये कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं पूरे 12 महीने का कर रहे हैं, जो भी गणित कर रहे हैं हम ये पूरे 12 महीने का कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर एक बात बताओ, क्या ये 1000 यूनिट पूरे 12 महीने तक स्टोर में रहने वाली है? खुद सोचो ध्यान से, इसको फील करो। नहीं रहने वाली ना, तो फिर क्या दिक्कत है? सर दिक्कत ये है कि फिर रहेगी कितनी स्टोर के अंदर? भाई मान लो, आप तो खुद देखो ना, स्टोर कीपर के पास जैसे ही सामान आया ना, तुरंत स्टोर कीपर ने 100 यूनिट भेज दी फैक्ट्री में। तो अब बोलो कितनी बची? 900। 2 दिन बाद फिर भेज दी 100 उसने, मान लो, तो अब कितनी बची? सर 800 यूनिट्स बच रही। बोलो, आप तो कह रहे थे सर पूरे 1000 12 महीने तक रहेंगे, पहले आप ऐसा सोच रहे थे। तो 12 महीने तक नहीं रहेंगी पूरी 1000, कितनी रहेंगी आप पता नहीं लगा सकते हो इसका कि 12 महीने तक, क्योंकि आप कैरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन पर डे नहीं करने बैठने, पर डे नहीं करोगे आप कैरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन। तो क्या करेंगे सिर्फ सर फिर हम, तो आपको करना क्या होगा फिर इस सिचुएशन में? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें इसको एवरेज करना है। क्या करना है? एवरेज। मतलब आपका जितना सामान आता है आप ये मान के चलेंगे, अजम्पशन लेके चलेंगे कि आपने जो स्टॉक कैरी करना है वो कितना करना है, एवरेज इन्वेंट्री को कैरी करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरेज तो होना चाहिए आपके पास। ज़्यादा होगा तो दिक्कत है, कम होगा तो दिक्कत है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। क्योंकि आप पता ही नहीं लगा सकते कि पूरे साल भर में कितनी स्टॉक आपके पास रहने वाला, जिसकी कैरिंग कॉस्ट आप पता लगा सको पर यूनिट पर ईयर पे कितनी होगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या मानना पड़ेगा जंक्शन बेस पे कि एवरेज कैरी कर रहे हो आप, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है, एक लॉजिक तो ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि एवरेज तो रखना ही पड़ेगा ना सर। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आइडल टाइम अगर होने लग जाए, सामान ही नहीं हो, तो फिर उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लमेटिक होने लगेगा ना। वही बात हो गई ना सर ये तो, कि ना ज़्यादा ना कम, सिंपल सी बात है। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमें क्या करना होगा, इसका एवरेज करना होगा। देखो, अगर आपने 500 मंगाई तो भी एवरेज करना है, 250 मंगाई तो भी एवरेज करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, एवरेज कर देंगे ऑर्डर साइज को, एवरेज ऑफ ऑर्डर साइज। कैसे सर? 1000 का आधा कितना हो जाएगा भाई? डिवाइड बाई 2 कर दो, सिंपल सी बात है। तो 500 हो जाएगा। इसका आधा 500 का आधा 250 हो जाएगा, 250 का आधा 125 हो जाएगा, 200 का आधा 100 हो जाएगा, और इसका 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर? अब हमें क्या निकालने में आसानी हो जाएगी? कैरिंग कॉस्ट निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। तो हम कैरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। निकाल लो भैया कैरिंग कॉस्ट। कैसे निकलेगी सर? भाई आपको पता है एक यूनिट को कैरी करने पे कितना खर्चा आता है पूरे साल भर में? 5 रुपए का खर्चा आता है। ये तो आपको मालूम रहता है ना पहले से कि भाई पूरे साल भर अगर रखा रहे तो सामान कितनी कॉस्ट आ रही है। इसमें आपका इंटरेस्ट भी आ गया, समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें आपका रेंट भी आ गया उसका। तो आपको मालूम है 5 रुपया पर यूनिट पे खर्चा आने वाला है आपका। तो मान लो 500 कैरी करनी है, एक अजम्पशन बेस पे लिया अपन ने, सारा नहीं लिया, कोई ऑप्शन ही नहीं था अपने पास। मान लो 500 कैरी करनी है। अभी भाई आधा ही सामान फैक्ट्री तक गया, बाकी रखा रह गया मान लो। तो 500 कैरी करने का खर्चा कितना हो गया आपका? आपका खर्चा हो गया 2500। मल्टीप्लाई कर दिया ना 500 को कितने से? 5 से। 250 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1250। अगर आपने 125 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 625। अगर आपने 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 500, और अगर आपने 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 250। ठीक है, तो इस तरह से कैरिंग कॉस्ट हमने निकाल ली। अब हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा हो, सर एक कॉस्ट और थी हमारी, परचेज कॉस्ट। देखो मैं आपको बता दूं, परचेज कॉस्ट का ऑर्डर साइज से, परचेज कॉस्ट का ऑर्डर साइज से कोई वास्ता नहीं होता है। वो डायरेक्टली उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कमियां ज़्यादा नहीं होती है। ये दुकान वाला जितना पैसा लेगा ना वो लेगा ही लेगा, आपके हाथ में कंट्रोलिंग पावर नहीं है वहाँ पे। आप उसमें इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक नहीं लगा सकते। वो जितना लेगा ना वो लेगा दुकान वाला। वो बोलेगा कि सर 10 रुपए का पड़ेगा एक यूनिट, आपको लेना है तो लो, नहीं मत लो।
उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो पावर आपके पास नहीं है कि आप उसको कंट्रोल कर सको। तो उसका मैं यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं बना रहा हूं क्योंकि उसका कोई वास्ता ही नहीं है यहाँ पर। तो अब देखो ध्यान से, अब दिमाग में बच्चों के क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर यहाँ ऐसा हो रहा है कि यहाँ अगर मैं एक ऑर्डर करता हूँ तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सर कैरिंग कॉस्ट अगर 1000 में गोडाउन में रख दूंगा सर वन टाइम में लाकर, मान लो सर 500 रखेंगे ना। देखो आपका सामान आ रहा है 1000, आपका सामान आ रहा है 1000, मैं फिर समझा रहा हूँ वही बात, लेकिन आप एक एवरेज अजम्पशन लेके चल रहे हो कि 500 रहेंगी पूरे साल भर। तो आप लेके आ रहे हो, जो कैरी कर रहे हो सामान, आपका कैरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है? 2500 का आ रहा है कैरिंग कॉस्ट आपका। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आप देखो 500 का ऑर्डर करते हैं एक बार में तो आपका 200 रुपए का ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है। कितने रुपए का? 200 का। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो कॉस्ट आ रहा है, कौन सा? कैरिंग कॉस्ट, वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट तो बढ़ रहा है लेकिन कैरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कैरिंग कॉस्ट क्या हो रहा है? कम। अब बच्चों के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन चल रहा है कि सर देखो 100 यूनिट पर अगर हम देखें ना तो 100 यूनिट हम मंगवाते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है हमारा 1000। क्यों? क्योंकि 100 का हम ऑर्डर करेंगे 10 बार तो 1000 रुपये लग जाने, गाड़ी वाला ले जाएगा 1000। लेकिन सर हमें कैरी तो कम करना पड़ेगा ना, तो कैरिंग कॉस्ट सबसे कम आ रही है 250 रुपया। देखो सर, लेकिन सर ये अपोजिट चल रहे हैं, एक दूसरे के इन्वर्स चल रहे हैं। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो कैरिंग कॉस्ट कम हो रही है। तो फिर सर हमें ऑर्डर कितना करना चाहिए? हमारा ऑर्डर साइज होना क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, हमारा ऑर्डर साइज वो होगा जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपस में टकरा रही हैं। मतलब जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट क्या हो? बराबर हो। वो आपका क्या बन जाएगा? ऑर्डर साइज बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? आपका ऑर्डर साइज। तो यहां पर आपकी कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कहां आ रही है? बराबर। ये देखो 500 और 500 इस केस में आ रही है, इट मींस 200। केस नंबर 4, केस नंबर 4। तो आपका ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए आपका? 200 यूनिट्स का। मतलब आप एक बार में, अगर आपको पूरे 12 महीने में 1000 यूनिट चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे? आप 200 के ऑर्डर करके उसको 5 बार मंगवाएंगे तो आपकी कॉस्ट क्या आएगी? सबसे कम आएगी। तो आपका ऑर्डर साइज कितना होना चाहिए? 200 यूनिट्स का होना चाहिए। इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। इकोनॉमिक मतलब सर जो सबसे सस्ता हो। ऑर्डर साइज, ऐसा ऑर्डर साइज करो, इट मींस ऐसा ऑर्डर करो जो सबसे क्या हो? बेस्ट हो, सबसे सस्ता हो। तो यहां पर हमें सबसे सस्ता कौन सा पड़ रहा है? सबसे सस्ता पड़ रहा है ये वाला 4th नंबर का केस। तो हम 200 का ऑर्डर क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है, एक टेबुलर फॉर्म में मैंने आपको इसको समझाया है, कोई टफ नहीं है ये। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है ये मैंने आपको बताया। देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पर ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो मैंने आपको बताया, ये जो फॉर्मूला आया कहाँ से आया? ये F.W. हैरिस ने बताया हमें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें किसने बताया? F.W. हैरिस ने बताया। कब बताया सर? ये 1913 के अंदर बताया। ये कौन था सर? ये एक अमेरिकन प्रोडक्शन इंजीनियर था। इसने इस फॉर्मूले को बनाया, स्क्वायर रूट के फॉर्मूले को इसने बनाया, जिसका बाद में नाम क्या पड़ा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नाम पड़ा इसका। 1913, इट मींस 1913 के अंदर। क्लियर? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का उसने क्या फॉर्मूला दिया? 2RO/C। सी को मैं CC लिख देता हूं ताकि आप कंफर्टेबल रहें कैरिंग कॉस्ट समझने में। देखो डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट ये अल्फाबेट्स दिख सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है वो प्योरली यही है। आर की जगह हो सकता है आपको ए नजर आ जाए, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात आती है, इसको मैं आपको एक ग्राफ से और समझा देता हूं। हो सकता है थ्योरी में एग्जाम में वो ग्राफिकल मेथड से आपसे EOQ का कॉन्सेप्ट पूछ ले। प्रैक्टिकली तो वो ग्राफिकल नहीं पूछेगा, बट थ्योरेटिकली वो पूछ सकता है आपसे। तो ध्यान से देखना, इसको मैं एक बार ग्राफिकली भी आपको समझा देता हूं। तो यहां देखना ध्यान से स्क्रीन पे। मान लो ये वाला मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है?
इधर मैंने वाई एक्सिस पे रख दी कॉस्ट, और कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट जो ईओक्यू पर इंपैक्ट डालती है, मतलब ईओक्यू के अंदर जो इंपॉर्टेंट है ना, कौन कौन सी है, मेजर दो ही है सर, कौन कौन सी, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक कैरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, सिंपल सी बात है। और इधर मैंने रखा एक्स एक्सिस पर यूनिट्स। जैसे मैं ऑर्डर कर रहा हूं ना, मेरा साइज क्या हो सकता है ऑर्डर का, या तो मैं मंगवाऊंगा 100 यूनिट्स, या मैं मंगवाऊंगा 200 यूनिट्स, या फिर मैं मंगवाऊंगा 250 यूनिट्स, या फिर मैं मंगवाऊंगा 500 यूनिट्स, या फिर मैं मंगवाऊंगा 1000 यूनिट्स, सिंपल सी बात है, एक बार में। ठीक है, तो मैं आपको इस वाले ग्राफ में ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों बता रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पर सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट को मैं दिखा रहा हूं, सबसे पहले मैं शो कर रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट को इस ग्राफ के अंदर। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट सर कुछ यूं आएगी, यूं। ये क्या हुआ अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट, इसको समझो ध्यान से। कैसे सर, आप अगर ऑर्डर साइज बढ़ाएंगे, आप अगर ऑर्डर साइज बढ़ाएंगे तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप छोटा ऑर्डर करेंगे मतलब तो आपको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो ऑर्डर का खर्चा बढ़ेगा, आपका गाड़ी वाला बार बार पैसे लेगा आपसे, सिंपल सी बात है। देखो आप यहाँ ध्यान से, अगर आप 100 करके 10 बार ऑर्डर करते हैं तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, ये कॉस्ट है इधर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये मान के चलो। देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ना अपनी, ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कॉस्ट को, ये देखो ये कॉस्ट है, मान लो बढ़ रही है, 0 से लेकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर ये क्या आ रहा है, हमारा ज़्यादा आ रहा है, सिंपल सी बात है। और अगर मैं ऑर्डर करता हूं 1000 का ही, मान लो मैं 1000 का ही ऑर्डर करता हूं वन टाइम में, पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट एक ही बार मंगवा रहा हूं, तो मेरा खर्चा देखो कम है, सबसे सिंपल सी बात है। ये देखो, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑर्डर ज़्यादा करेंगे तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा, ऑर्डर कम करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो ध्यान से, यहां पर कैरिंग कॉस्ट भी देखते हैं हम। कैरिंग कॉस्ट में क्या रहता है सीन, कैरिंग कॉस्ट की जो लाइन होगी वो यूं जाएगी, ये हो गया आपका कैरिंग कॉस्ट। कैसे सर, समझाइए जरा एक बार। सिंपल सी बात है, आपने कुछ भी कैरी नहीं किया सामान, मान लो आपने सामान कैरी नहीं किया तो आपकी कोई कॉस्ट नहीं, 0 पे खड़े हैं आप यहां। अगर आपने 100 यूनिट को कैरी किया तो आपका खर्चा देखो यहां पे ध्यान से। अगर आपने मान लो 200 यूनिट को कैरी किया, अगर आपने मान लो 200 यूनिट को कैरी किया तो आपका खर्चा बढ़ रहा है। मान लो आपने 1000 यूनिट को कैरी किया तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी जो क्वांटिटी साइज है ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा सामान कैरी करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, अगर आप सामान को कम कैरी करेंगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ रिलेशन किस तरह का आ रहा है कैरिंग कॉस्ट में, पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है कैरिंग कॉस्ट में। कैसा रिलेशन दिख रहा है, पॉजिटिव रिलेशन। तो आप लिख लें यहाँ पे, यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, देखो ध्यान से। कैरिंग कॉस्ट में अगर आपका यहाँ पे ऑर्डर साइज 1000 का रहता है, ये देखो ध्यान से, अगर आपका ऑर्डर साइज 1000 का रहता है तो आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी है, बढ़ रही है। अगर आपका साइज कम हो जाता है तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, और कम होता है 250 होता है तो आपकी कैरिंग कॉस्ट कम होती है। मतलब पॉजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है, ये एक ही दिशा में चल रहे, कम हो रहे हैं तो कम होगा, बढ़ेगा तो बढ़ रहा है। उल्टा देख लो इसको ध्यान से, 100 यूनिट है अगर आपके पास, देखो वापस बताता हूं एक बार, मान लो 100 यूनिट है तो आपका खर्चा कितना आ रहा है कैरिंग कॉस्ट का, 250। अगर आपने 200 कैरी किया तो खर्चा 500, 250 कैरी किया तो फिर बढ़ गया खर्चा 625 हो गया, फिर कैरी किया 500 तो 250 1250 हो गया, फिर कैरी किया 1000 तो 2500 हो गया। मतलब पॉजिटिव रिलेशन इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे, किसमें, कैरिंग कॉस्ट के अंदर। जबकि ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे सर, अगर आपका ऑर्डर साइज ज़्यादा है तो आपका खर्चा कम लगेगा, क्यों, एक ही बार ऑर्डर करना पड़ेगा। देखो 1000 का ऑर्डर वन टाइम में आ गया तो 100 रुपये का खर्चा, गाड़ी वाले ने एक बार भाड़ा लिया। 2 बार मंगाओगे खर्चा बढ़ जाएगा, 4 बार सामान मंगाओगे और बढ़ जाएगा खर्चा, 200 करके 5 बार मंगाओगे खर्चा और बढ़ेगा। इस तरह से खर्चा क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, देखो खर्चा बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये रिलेशन जो है मैं लिख देता हूं यहाँ पे,
ऑर्डर साइज अगर बढ़ेगा, ऑर्डर साइज अगर बढ़ेगा तो कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी। इट मीन्स पॉजिटिव रिलेशन, या फिर लिख देता हूं मैं इसको पॉजिटिव इंडिकेशन, ठीक है। और अगर ऑर्डर साइज कम होता है और तो कैरिंग कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कम सामान संभालना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव, एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों, एक ही डायरेक्शन में। जबकि हम बात करें किसकी, ऑर्डरिंग कॉस्ट की, तो अगर ऑर्डर साइज बढ़ेगा, एक बार में सारा मंगवा लेते हो, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। इट मीन्स इनवर्स रिलेशन। क्लियर। अगर ऑर्डर साइज कम होगा तो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आप 200-200 करके 5 बार मंगवा रहे हैं, तो 5 बार का भाड़ा लगेगा। इट मीन्स उल्टा जा रहा है, देखो एरो उल्टे चल रहे हैं, इनवर्स रिलेशन। क्लियर। तो हमारा ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए, जहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर हो। तो इस ग्राफ में देखो ध्यान से, इस ग्राफ में हमारा यहां पर टकरा रहे हैं ये दोनों आपस में, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। इट मीन्स जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या हो, बराबर हो, तो ये क्या कहलाता है, हमारा EOQ कहलाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। वो हमारा बेस्ट और ऑप्टिमम ऑर्डर साइज होता है वो। क्लियर। इसका जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा, जो किसने दिया हमें, FW हैरिस ने, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं आपको सिखाता हूं। अब ध्यान से देखना इसका डेरिवेशन। तो इसका डेरिवेशन क्या है फॉर्मूले का, मैंने कहा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट जहां पर बराबर हो जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, EOQ कहलाएगा। तो यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे। तो कैसे पता लगता है ये, R अपॉन ऑर्डर साइज जो आपका होगा, EOQ। इट मीन्स एक बार में आप कितना ऑर्डर करते हो, ठीक है। मान लो एक बार में मैं 200 का ऑर्डर करता हूं और साल भर में 1000 चाहिए, तो 1000 डिवाइड बाई 200, इसका मतलब सर 5 ऑर्डर हो गए, और एक ऑर्डर का खर्चा मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पता लग जाएगी। क्या हुआ हमारा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसी तरह से हमें टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालनी है पूरे 12 महीने की। तो कैसे निकालेंगे, सर कैरी कितना करते हैं, मैंने बताया आपको एवरेज कैरी करते हैं। तो एवरेज जितना सामान मंगाओगे गाड़ी वाला उतार जाएगा, EOQ। समझ रहे हो मेरी बात को, ऑर्डर साइज उतार के चला जाएगा। इसको डिवाइड बाई 2 करो तो एवरेज बन जाएगा, इनटू कर दो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर से। क्लियर। तो अब देखो ध्यान से, अब इसको अपन आगे मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसे, तो अगर ये लेफ्ट साइड में जो आपको R डिवाइड बाई EOQ दिख रहा है, जो डिनोमिनेटर में EOQ है, इसको मैं राइट साइड में ले जा सकता हूं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये राइट साइड में। तो R इंटू O बनेगा, ये इक्वल टू ये बन जाएगा EOQ डिवाइड बाई 2 इंटू CC इंटू EOQ। तो सर ये जो राइट साइड में EOQ के नीचे 2 है, तो ये भी तो लेफ्ट साइड में जा सकता है ना, फिर मल्टीप्लाई में, ये भी तो डिवाइड में है ना, भी बिल्कुल जा सकता है। तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू R इंटू O इक्वल टू EOQ इंटू CC इंटू EOQ। क्या बचा, ये बचा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2RO इक्वल टू EOQ का स्क्वायर, क्योंकि दो EOQ है, इंटू CC। अब हमें क्या चाहिए, EOQ चाहिए हमें। तो हमें जब EOQ चाहिए तो क्या करेंगे, फिर हम यहां लिखेंगे 2RO। अगर हमें EOQ चाहिए तो EOQ निकालने के लिए हमें EOQ तो एक ही साइड में रखना पड़ेगा। अब बचा कौन, CC, उधर मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर लेफ्ट साइड में किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, CC इक्वल टू EOQ का स्क्वायर। क्लियर। अब इसका क्या कर देंगे हम, अंडर रूट, अच्छा रुको एक बार, हाँ, तो यहां तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें अगर स्क्वायर को हटाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लगाना पड़ेगा हमें। तो 2RO अपॉन CC, ये अंडर रूट हो जाएगा, और यहां पर EOQ आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया EOQ का। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया EOQ का फॉर्मूला।
कैसे बना। तो ये डिपेंड करता है, मतलब EOQ में कौन कौन सी कॉस्ट होती है आपकी, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट का कोई वास्ता नहीं होता। क्यों नहीं होता ये मैं बता चुका हूँ। दुकान वाला जितने में सामान बेच रहा है उसमें कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में नहीं है, वो कम नहीं करने वाला। आप कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। वो जितने में देगा देगा, उसका मन हुआ कम करने का कर देगा। डिस्काउंट का ऑफर होगा वो बात अलग है, डिस्काउंट का ऑफर होगा तो वो बात अलग है। समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ सिंपल बात कर रहा हूँ मैं। EOQ के अंदर परचेज कॉस्ट का कोई वास्ता नहीं है। तो ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपको कराता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट में और भी क्लैरिटी आ सके। तो सबसे पहले ऐसा करो, आप कुछ फॉर्मूले हैं एक बार मैं साइड में लिख देता हूँ फटाफट से, ताकि आप उनको एक साथ नोट डाउन कर लो। यहाँ पर एक फॉर्मूला है EOQ, जो आपने लिखना है अलग से 2RO/cc। नए पेज पे लिख लो, फ्रेश पेज पे। जिन बच्चों को प्रैक्टिकली अच्छा लग रहा है सॉल्व करना क्वेश्चंस को, तो वो लोग क्या करें, नए पेज पे लिख लें, क्योंकि उनको थ्योरी से मतलब ही नहीं होता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको थ्योरी से कुछ मतलब नहीं होता, उन्हें सर फॉर्मूले लिखवा दो काम हो गया हमारा। तो नए पेज पे फॉर्मूले लिख लें ताकि कंफर्टेबल रहें आप। एग्जाम टाइम में भी आपको हेल्प मिलेगी फटाफट से फॉर्मूले देखने में। तो मैं लिख रहा हूँ एक बार सारे एक साथ, लिख लो फटाफट। इसके बाद आपको निकालना है क्या, परचेज कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट कैसे निकलेगी, साल भर में जितना सामान चाहिए सर, दुकान वाला कितने में देगा, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई कर दो। तो रेट से मल्टीप्लाई करोगे, आर मतलब आपका एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है। इसके बाद हो गया TOC, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पता होना चाहिए। कैसे पता लगेगा, R/EOQ इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। TCC कैसे निकलेगा, एवरेज कर दो EOQ का, डिवाइड बाई 2 इंटू CC। ये फॉर्मूले सब मैं बता चुका हूं, बस एक साइड में लिखवा रहा हूं, ये फटाफट से एक साथ लिख लो। अगर आपसे कोई टोटल कॉस्ट पूछे इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट, तो इन तीनों को जोड़ दो, सिंपल सी बात है। इन तीनों को ऐड कर दो। किन तीनों को सर, TC बताना है अगर आपको, तो PC प्लस TOC प्लस TCC तीनों जोड़ दो, तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर। तो होप सो आपको ये सारा समझ आया होगा। और अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूं, ताकि आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ इस चैप्टर के साथ और भी फैमिलियर हो जाओ। तो देखो ध्यान से, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा रहा हूं मैं। यहां पे आपको बुक के अंदर दिखेगा पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 में इस चैप्टर में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या बोला है हमें, सबसे पहले इसने बोला है क्वेश्चन ने, पढ़ना क्वेश्चन को। कैलकुलेट EOQ एंड टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालो इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट भी इंक्लूड है इसमें, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नीचे जो डेटा दे रखा है इससे सबसे पहले एनुअल डिमांड दे रखी है, इट मीन्स यहाँ पे एनुअल डिमांड रिक्वायरमेंट है। क्या है, रिक्वायरमेंट। एनुअल डिमांड का मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना। ये वो डिमांड नहीं है जो फाइनल प्रोडक्ट की डायरेक्टली रेडी जो प्रोडक्ट होता है कस्टमर को बेचना है हमें। यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं दे रखा मेरे को मटेरियल से रिगार्डिंग, इसलिए मैं इसको क्या मान रहा हूँ, कंजम्पशन मान रहा हूँ, रिक्वायरमेंट मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, R एनुअल रिक्वायरमेंट, ये हो गया R। कितना है, 2500 का, 2500 यूनिट्स। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट गिवन है यूनिट प्राइस, इट मींस कॉस्ट प्राइस। एक यूनिट का भाव, एक कितने की आती है, दुकान वाला कितने में बेच रहा है, 2.5 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ हो गया हमारा ये CP, कॉस्ट प्राइस कितना सर, 2.5 रुपया। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में देखा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर नहीं लिखा होता पर ऑर्डर तो भी हम क्या मानते, बाय डिफॉल्ट इसको साइलेंट रहता ये, तो भी क्या मानते हैं हम इसको, ये पर ऑर्डर है। अगर यहाँ पर ऑर्डर ना लिखा होता तो क्या हुआ, ये 4 रुपया ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है हमारी, 4 रुपया पर ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद CC कैरिंग कॉस्ट आती है। अब कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या ऑप्शन हैं यहाँ पे ध्यान से देखो। स्टोरेज रेट, भाई सामान को स्टोर करने का खर्चा, कैरी करने का खर्चा, सिंपल सी बात है। इसके बाद इंटरेस्ट रेट, ब्याज का नुकसान, ज्यादा सामान कैरी करोगे तो। ऑब्सोलेसेंस रेट मतलब आउट ऑफ ट्रेंड होना, मान लो ज्यादा सामान भर लिया, प्रचलन से ही बाहर हो गया, चलन से ही बाहर हो गया, तो बेकार ये वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए तो स्टॉक, तो उसकी भी कॉस्ट पर ईयर की सब दे रखी है हमें।
कितना कितना है यहाँ पे, ये दे रखा है हमें, कैरिंग कॉस्ट में आएंगे तीनों, 1% प्लस 12% प्लस 7%, तो टोटल हो गया कितना ये 20% कैरिंग कॉस्ट। अब सर कॉस्ट तो हमें रुपीज़ में चाहिएगी ना, बिल्कुल भाई आपको रुपीज़ में ज़रूरत होगी कॉस्ट की, तो सर इसको रुपीज़ में कैसे बदलेंगे सीसी को। अब सीसी को अगर आपको रुपीज़ के अंदर बदलना है तो सिंपल सा फंडामेंटल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक बात बताई थी कि ज़्यादा सामान भरोगे ज़्यादा कॉस्ट आएगी, एक तो ये बात पे डिपेंड करता है सीसी। और जब आप इसकी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी इसी लेक्चर में कि ये डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या है, उस यूनिट की, उस प्रोडक्ट की जो आप खरीद के ला रहे हो, उस मटेरियल की। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो एक BMW कार है और एक ऑल्टो है। एक तो BMW है उसको कैरी करता हूँ मैं और एक ऑल्टो को कैरी करता हूँ, तो बोलो कैरिंग कॉस्ट किस में ज़्यादा आएगी, BMW में ज़्यादा आएगी क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और ऑल्टो की वैल्यू कम है तो उसकी कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, कम। इसका मतलब सर ये डिपेंड कर रहा है उसकी वैल्यू के ऊपर, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यूनिट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस या यूनिट प्राइस कितनी है, 2.5 रुपया। तो सीसी इन रुपीज़ निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, कॉस्ट प्राइस इनटू कर देंगे जो परसेंटेज दे रखा है आपको सीसी का। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी, कॉस्ट प्राइस सर हमारी दे रखी है 2.5 रुपया, इनटू कर देंगे इसको परसेंटेज 20, तो हमारे पास ये आ जाएगा सर 50 पैसा। कितना आ जाएगा, 50 पैसा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है ये, और पर ईयर क्वेश्चन में गिवन है आपके सामने। तो अब इस डेटा को हमें फॉर्मूला के अंदर पुट करना है, बहुत सिंपल है करना, टफ नहीं है कुछ भी, ध्यान से देखते रहें। 5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगना। अब देखो ध्यान से, मैं वापस से लिख रहा हूँ फॉर्मूले सारे फटाफट से। सबसे पहले फॉर्मूला है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या था, 2RO/CC अंडर रूट। इसके बाद है फॉर्मूला, मैं TC लिख दूं, पहले टोटल कॉस्ट निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं सर लिख दो TC। इसमें क्या क्या चाहिएगा हमें, PC परचेज कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये तीनों चाहिए हमें, तो ये भी निकालनी पड़ेंगी ना सर हमें। तो सबसे पहले हमें सर चाहिएगा परचेज कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट कैसे निकलता है, जितना सामान आप साल भर में खरीदोगे, टोटल सामान खरीदने की लागत आपकी R इंटू कॉस्ट प्राइस, सर दुकान वाला जितने में बेचेगा उसको, सिंपल सी बात है। अब क्या निकालेंगे, TOC कैसे निकलेगा भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट, जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे, तो R डिवाइड बाई EOQ से आपको नंबर ऑफ ऑर्डर पता लग जाएगा। EOQ मतलब आपका ऑर्डर साइज कितना है, वन टाइम में आप कितना खरीदते हैं और साल भर में आपको कितनी ज़रूरत है। अगर आपने 200 खरीदा सपोज दैट एक बार में, तो 1000 अगर आपको चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में 2500 है। मैं आपको न्यूमेरिकल का जो एग्जांपल दिया था उससे समझा रहा हूँ। तो आपके ऑर्डर्स कितने हो गए, 5, सिंपल सी बात है। और फिर नंबर ऑफ ऑर्डर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट की। तो सर कैरी किसको करते हैं, एवरेज इन्वेंट्री, जितना सामान आएगा डिवाइड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। ये फॉर्मूले हैं सारे। अब सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है, टफ कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, EOQ निकाल लेना है। तो EOQ कैसे निकलेगा, 2R कितना है 2500, O कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, देखो ध्यान से कितना है 4 रुपया पर ऑर्डर, कितना 4, तो यहाँ 4 डिवाइड बाई CC कितना अपना कैरिंग कॉस्ट, यहाँ दे रखा है अपन को रुपीज़ के अंदर, अपन ने कैलकुलेट कर लिया था 50 पैसा। अब इसका अंडर रूट कर दो और आंसर बता दो कितना आ रहा है, सिंपल सी बात है। क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2500 मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइड कर देंगे इसको 50 पैसे से, तो ये आ जाएगा 40,000 और अंडर रूट का बटन दबा देना। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2500 इंटू 4 डिवाइड बाई
0.50 और इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा अपन ने 200 यूनिट्स। क्लियर, मतलब आपको एक बार में ऑर्डर साइज आपका कितना होना चाहिए 200 यूनिट्स होना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है टीसी। टीसी निकालने के लिए पीसी चाहिएगा। तो सबसे पहले पीसी कैसे निकालेंगे अपन, पीसी निकालते हैं परचेज कॉस्ट। आर कितना आपका सर, हमें 2500 चाहिए पूरे 12 महीने में, ठीक है। इनटू करेंगे किससे, कॉस्ट प्राइस। दुकान वाला एक कितने में बेचता है सर, 2.5 रुपये में। तो अगर 2500 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6250 रुपये का सामान आपको पड़ेगा, ये दुकान वाले को पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर। अब निकालना है टीओसी। टीओसी कैसे निकालेंगे, आर कितना आपका 2500 डिवाइड बाई ईओक्यू कितना है आपका, अभी अभी निकाला आपने ऊपर 200। तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने देने पड़ेंगे, डिवाइड करोगे 12.5 आएगा 2500 में 200 से। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, या तो 12 ऑर्डर या 13 ऑर्डर। ये किताब में पढ़ रहे हैं हम, न्यूमेरिकल्स हैं तो पॉइंट्स में वैल्यू आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12.5 ऑर्डर हो गए सर, मल्टीप्लाई करेंगे एक ऑर्डर की कॉस्ट जो आ रही है 4 रुपये, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4 ऑर्डर का खर्चा 50 रुपये का। क्लियर। टोटल कैरिंग कॉस्ट हमें निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना है 200 डिवाइड बाई एवरेज कर लो सर, इनटू कर देंगे कैरिंग कॉस्ट हमने निकाला था अभी कितना 50 पैसा। तो ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 50 रुपया आएगा। तो अब अपन को क्या करना है, टोटल कॉस्ट बतानी है। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी सर, सिंपल है। आप इसको 6250 फिर 50 और फिर ये 50 तीनों को जोड़ दो, 6250 प्लस 50 प्लस 50 इनको जोड़ दो तो आंसर आ जाएगा 6350 रुपये। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। तो बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। और जिन बच्चों को कंसेप्ट समझ आया अच्छी बात है, जिन बच्चों को लगता है नहीं सर हमें तो फॉर्मूले याद करके और सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देने, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके लेवल पर जैसे MBA, BBA, BCom इनमें क्या आता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती है मेजरली आपसे इस चैप्टर से। तो मैंने कंसेप्ट भी बता दिया है। और अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो आपको होमवर्क करना है, अब जो आपको होमवर्क करना है वो ये है, 1 से लेकर के 4 क्वेश्चंस आपको खुद से बनाने, 1 से 4 क्वेश्चंस आपको खुद से करने, 1 2 3 और 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं होमवर्क। और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आ सकती है, कहाँ पर, कैरिंग कॉस्ट में। यहाँ हमें कैरिंग कॉस्ट दे रखी है, इंटरेस्ट की कॉस्ट, डिटेरियोरेशन कॉस्ट एंड ऑब्सोलीट कॉस्ट और स्टोरेज की कॉस्ट। हमें ये कैरिंग कॉस्ट है तीनों के तीनों, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ सकती है बच्चों को ये बता देता हूँ। बाकी सब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है, पर यूनिट पर ईयर दोनों स्टार्टिंग के, पहला और दूसरा। लेकिन ये तीसरे में क्या है, 1000 पर ईयर 50,000 यूनिट्स। बच्चे यहाँ उल्टा डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कैसे करना है यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ आपको डिवाइड लगाना है, 1000 में डिवाइड करना है कितने से, 50,000 में, 50,000 से 1000 डिवाइड बाई 50,000 आएगा। बच्चे क्या करते हैं 50,000 में 1000 से डिवाइड करते हैं, तो आपकी कैरिंग कॉस्ट गलत हो जाएगी। तो गलत होगी तो फिर आंसर कैसे आएगा, तो अगले दिन लाके वो डाउट पूछते हैं फिर। और मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर यही रहती है। तो यहाँ बोला क्या है, आप सिंपल सी बात को समझो ना यार, 1000 रुपया साफ लिखा है, रुपया लिखा है, क्या लिखा है रुपया, और बांटना किसको है, रुपए को। और जिसको बांटना है उसको ऊपर रखो, रुपीज हमेशा ऊपर, जिसको बांटना है उसको ऊपर, और जिसमें बांटना है, किस में बांटना है यहाँ भाई, मेजरमेंट क्या है यहाँ, यूनिट्स है, किस में बांटना है उसको नीचे रखो, सिंपल सी बात है। तो 1000 में 50,000 से डिवाइड कर दो। जब आप 1000 में 50,000 से डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 0.02। कितना आएगा 0.02। और ये ऊपर आपको दे ही रखा है, एक ये रही 0.06, एक ये रहा 0.004 और एक ये आ गया आपका तीसरा। इन तीनों को जोड़ देना, कैरिंग कॉस्ट हो गया आपका, सिंपल सी बात है। तो होप सो ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। इसके बाद हम आगे की क्लास में डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर।